मृत्यु के बाद का जीवन एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिस पर विज्ञान ने भी आज तक किसी प्रकार की रोशनी डालने की कोशिश नहीं की। क्या होता है मृत्यु के बाद हमारे इस पाक शरीर का, जो मिट्टी में तो मिल जाता है परंतु आत्मा के स्वरूप में हवा में यूं ही विलीन होती है। आत्माओं का अस्तित्व जरूर होता है, अन्यथा मुक्ति नामक चीज की उत्पत्ति शायद नहीं होती। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक मनीष, जिसे बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी जो बाद में जाकर उसका पेशा भी बन गई। मनीष को आश्चर्यजनक रूप से अपने आसपास हुए कुछ ऐसे लोग दिखाई देते जिनकी उपस्थिति अगल बगल खड़े लोग महसूस ही नहीं कर पाते। उसे दिखाई देने वाली उन शक्तियों से बातें भी करता था। ये शायद उसके लिए कुदरत की दी हुई अद्भुत शक्ति थी और उसकी यही शक्ति उसका पेशा भी बन गई, जिसके माध्यम से उसने कई लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाई। इस कहानी की दूसरी मुख्य किरदार है रोसेल, जो यूएस की निवासी हैं, परंतु रोहित से विवाह होने के कुछ दिन बाद ही दोनों इंडिया शिफ्ट हो गए और उसके बाद शुरू हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिसकी कल्पना रोहित और रोसेल ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं करी होगी। मिस्टर नरूला भारतीय रेल विभाग में एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे और पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में भी किसी प्रकार की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे रोहित को उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेजा था। पढ़ाई करते करते रोहित की मुलाकात रोसेल नाम की एक लड़की से हुई। प्यार अपने परवान पर चढ़ गया था। अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर रोहित ने रोसेल से शादी कर ली। रोसेल से विवाह करने से उसे यूएस की सिटीजनशिप मिल गई और शादी करके दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बीच उनके संबंध अपने माता पिता के साथ बिगड़ते गए, परंतु जैसे हर जख्म को भरने में समय लगता है, वैसे ही रिश्तों में आई दरार को भरने में भी थोड़ा समय लगा। ऊपर वाले ने रोहित और रोसेल को एक सुंदर सी बेटी से नवाजा। उनकी जिंदगी में आए खुशी के यह पल ही परिवार को फिर से जोड़ने का कारण बने। रोहित के पिताजी को जैसे ही उनके दादा बनने की खुशखबरी मिली, फूले नहीं समाए और सारे सिकवे गिले भुलाकर अपनी पोती को मिलने अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने रोहित से गुजारिश भी की कि वो भारत में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं जहां उसे और रोसेल को आराम से नौकरी मिल जाएगी। अपने पिता की कही हुई बातों पर अमल करते करते 2 साल हो गए। इस बीच उनकी बेटी भी बड़ी हो गई थी, जिसका नाम उन्होंने अनीता रखा था। उसके पिताजी ने उनके रहने वास्ते एक अलग सा बंगला खरीद रखा था। रोहित और रोसेल को यह बंगला बहुत पसंद आया। इसका समंदर के पास अवस्थित होना इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। इसी घर से शुरू हुई कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला जिससे रोहित आज भी उबरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी रोसेल को मौत के मुंह में जाते हुए देखा था।
रात करीबन 9 बजे रोहित की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी पत्नी रोसेल वहां मौजूद नहीं है। वो उसे खोजता खोजता छत पर जा पहुंचा। देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ती तो सीधा मौत के मुंह में होती। रोहित धीरे धीरे दबे पांव उसके पीछे पहुंचा और पीछे पहुंचकर एक झटके में उसने अपने ओर खींच लिया। रोसेल अजीब निगाहों से रोहित की ओर देख रही थी, मानो जैसे उसकी आंखों में कई सवाल छिपे हों। उसे मालूमात नहीं था कि वो रात के इस पहर क्या करने जा रही थी। वो अकेली कैसे पहुंची? उसको लगा शायद वो कोई सपना देख रही हो, परंतु जो कुछ भी वहां हो रहा था वो एक सच था, ना कि कोई सपना। रोहित को लगा शायद नींद में चलते चलते यहां तक पहुंच गई होगी, परंतु ऐसा था नहीं, क्योंकि रोसेल को नींद में चलने की बीमारी तो थी ही नहीं। थोड़े दिन में रोहित और रोसेल दोनों ही इस घटना के बारे में भूल चुके थे और एक बार फिर से सामान्य रूप से जीवन जी रहे थे कि तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे रोहित अंदर तक सहम गया था। बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जीवन के उस पार के जीवन की बातों पर विश्वास करने लगा था। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी जो अविश्वसनीय था। रोहित को उस दिन घर आने में थोड़ी देर हो गई। रात करीब 1 बजे जब वह घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। रोसेल इस तरह की गलती कभी नहीं कर सकती थी, इसका रोहित को यकीन था। इसलिए रात को इस वक्त घर का दरवाजा खुला होने से उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी। घर के अंदर घुसते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, परंतु 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी, बेडरूम की जांच करने के बाद भी कोई अता पता नहीं था। इसी बीच अजीब से सन्नाटे को चीरती हुई उसने अपनी बेटी नीता की रोने की आवाज सुनी। ये आवाज बेटी अनीता के कमरे से आ रही थी। दौड़ता हुआ जब कमरे में गया तो जैसे उसके पांव कांप रहे थे। अनीता कमरे के किनारे में बैठी थी और रोसेल अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में क्रोध लिए अनीता को घूरे जा रही थी। पहली बार रोहित ने अपनी पत्नी रोसेल पर हाथ उठाया और अचानक ही सब कुछ मानो सामान्य सा हो गया। रोसेल को कोई होशो आवास नहीं था कि वह अपने ही बच्चे के साथ क्या कर रही थी, पर अनीता को सब पता था क्योंकि यह हादसा उसी के साथ हुआ था। अनीता ने रोहित अर्थात अपने पापा को बताया कि वह कमरे में सोई हुई थी। तभी अचानक किसी ने उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया और जब अनीता ने अपना होश संभाला तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी, जो उसे किसी अजीब सी भाषा में गुस्से से कुछ कह रही थी। वो कभी रो रही थी और कभी अपने आप हंसने लग रही थी। अनीता ने बताया कि उसकी माँ अपने बाल खोलकर जोर जोर से सर को घुमा रही थी और आज अगर उसके पापा टाइम पर नहीं आते तो शायद अनीता इस दुनिया में नहीं होती।
अगले दिन रोहित ने अपनी बेटी अनीता को उसके दादा दादी के पास भेज दिया। जल्द से जल्द किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क लेने की सोची, लेकिन दूसरे दिन भी वही हुआ। रात को जब रोहित की आंख खुली तो एक बार फिर से रोसेल अपने कमरे से गायब थी। पूरे घर में खोजबीन करने के बाद रोसेल फिर से अनीता के ही कमरे में मिली और इस बार को टकटकी लगाए सीलिंग फैन की ओर देख रही थी। रोहित ने जब उसे जोर से झकझोरा तो रोसेल ने उसकी तरफ क्रोधित निगाहों से देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने के साथ साथ रोसेल चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकी जा रही थी। रोहित ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो शांत होने लगी और रोहित ने बिना समय गंवाए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और सारे टेस्ट वगैरह करवाए। टेस्ट के परिणाम सभी ठीक ठाक थे। डॉक्टर उसकी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। रोहित से रोसेल की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने पिता मिस्टर नरूला को सारी घटनाएं विस्तार से बताई और तब जाकर इस कहानी के एक और प्रमुख पात्र मनीष का नाम सामने आया। मनीष को बचपन से ही अपने आसपास रूह दिखाई देते थे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। मनीष के घर में प्रवेश करते के साथ ही चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। स्पष्ट रूप से इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था उसे। अनीता के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। दौड़कर जब वह कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर पड़ी चादर इस वक्त रोसेल के गले के चारों तरफ लपेटी हुई थी और चादर का दूसरा कोना पंखे से। रोसेल ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, परंतु उसकी यह कोशिश रोहित और मनीष के एन वक्त कमरे में पहुंचने से विफल हो गई। रोसेल उन्हें एक अजीब सी आवाज में कुछ कहे जा रही थी। मनीष ने रोसेल का हाथ अपने हाथ में लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शुरुआत में रोसेल धीरे धीरे शांत होती गई, परंतु उसके कुछ क्षण बाद ही मनीष के शरीर से पसीने छूटने लगे और उसके गले से मंत्रों का उच्चारण एकाएक रुकने लगा। रोहित ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत मनीष को कमरे से बाहर ले गया। करीबन 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया, उसने रोहित से कहा कि हमें किसी भी तरह रोसेल को उस कमरे से बाहर निकालना होगा। मनीष और रोहित एक बार फिर कमरे के अंदर गए। इस बार मनीष दिमागी तौर पर तैयार था। सीखी हुई सभी शिक्षा का उपयोग कर उस आत्मा पर काबू पाने की कोशिश की और इस बार वो सक्षम भी हुए। दोनों ने मिलकर रोसेल को जबरदस्ती उस घर से बाहर निकाला और आश्चर्यजनक रूप से घर से बाहर निकलते के साथ ही रोसेल की तबीयत में पूर्ण रूप से सुधार हो चुका था। आश्चर्यजनक बात तो यह थी जो मनीष ने बताया। उसने कहा कि इस घर के उस कमरे में इस घर के पुराने मालिक की बीवी ने अपने पति की बेवफाई के कारण उस पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी और अपने पति की बेवफाई के कारण ही शायद वो कमरे में
किसी भी महिला को नहीं देखना चाहती।